क्या कोई यकीन करेगा कि भारत की आर्थिक राजधानी, ये जो चमकता हुआ शहर है मुंबई, वो कभी किसी की शादी में दहेज के तौर पर दिया गया था? जी हाँ, दहेज में। चलिए आज इसी अविश्वसनीय कहानी में उतरते हैं और जानते हैं कि सपनों का ये शहर आखिर बना कैसे। तो फिर सवाल यही उठता है कि कीचड़ और दलदल से भरे 7 अलग-थलग टापुओं का ये गुच्छा आज दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक कैसे बन गया? इसका जवाब यकीन मानिए किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये बात है साल 1661 की। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की शादी हुई इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से, और पुर्तगालियों ने दहेज में बॉम्बे के ये 7 द्वीप अंग्रेजों को सौंप दिए। जरा सोचिए, एक पूरे के पूरे शहर की किस्मत एक शाही शादी के तोहफे में एक हाथ से दूसरे हाथ में चली गई। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। राजा चार्ल्स द्वितीय के लिए ये द्वीप एक सिरदर्द थे। मलेरिया से भरे, कोई कमाई नहीं, सिर्फ खर्चा। तो उन्होंने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ 10 पाउंड सालाना के किराए पर दे दिया। जी हाँ, सिर्फ 10 पाउंड। राजा को लगा कि उन्होंने एक बोझ से छुटकारा पा लिया है, लेकिन कंपनी की पारखी नजरें वो देख रही थीं जो राजा कभी नहीं देख पाए। वैसे अंग्रेजों के आने से बहुत पहले भी इन द्वीपों ने कई शासक देखे थे। ये मौर्य साम्राज्य से लेकर गुजरात के सुल्तानों और फिर पुर्तगालियों तक कई ताकतों के हाथों से गुजरे थे। हर किसी ने यहाँ अपने एक छोटी मोटी छाप छोड़ी। इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो सदियों तक ये द्वीप समूह मानो एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा था। मौर्य, सुल्तान, पुर्तगाली सब आए और गए, लेकिन असली गेम चेंजर था साल 1668, जब ये द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लगे। बस यहीं से बॉम्बे की तकदीर हमेशा के लिए पलट गई। याद है राजा ने इन द्वीपों को कैसे बेकार समझा था? खैर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी बेकार जमीन में एक छुपा हुआ खजाना देखा। उनके लिए ये एक ऐसा दाव था जो उन्हें भारत में बेताज बादशाह बना सकता था। यहाँ देखिए, ये स्लाइड पूरा नजरिया साफ कर देती है। राजा के लिए ये जगह एक मुसीबत थी, लेकिन कंपनी ने देखा कि इसका गहरा बंदरगाह जमीनी हमलों से एकदम सुरक्षित था। सूरत जैसे उनके दूसरे बंदरगाहों के उलट यहाँ किसी स्थानीय शासक का दखल नहीं था। मतलब ये एक खाली कैनवस था जिस पर वे अपनी मर्जी का एक नया व्यापारिक किला बना सकते थे। तो कंपनी ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। सबसे पहले उन्हें लोग चाहिए थे, तो उन्होंने वो चीजें दी जो उस जमाने में कहीं और मिलना मुश्किल था। पूरी धार्मिक आज़ादी, व्यापार करने वालों के लिए टैक्स में भारी छूट और सबसे बढ़कर सुरक्षा का पक्का वादा। नतीजा क्या हुआ? पारसी उद्योगपति, गुजराती साहूकार और हर समुदाय के व्यापारी और कारीगर यहाँ खींचे चले आए। और इस चार्ट में देखिए कि उनकी योजना ने कैसे जादू की तरह काम किया। महज 14 सालों के अंदर बॉम्बे की आबादी 10,000 से सीधे 60,000 पर पहुंच गई। ये 6 गुना की अविश्वसनीय छलांग थी। ये अब कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि एक रॉकेट की रफ्तार से बढ़ता हुआ शहर था। तो लोग तो आ गए, लेकिन अब 2 बहुत बड़ी चुनौतियां सामने थीं। पहली, इन 7 अलग अलग द्वीपों को फिजिकली जोड़कर एक शहर बनाना, और दूसरी, इस नए शहर को दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़कर पैसे का बहाव शुरू करना। आज हम जिस मुंबई को एक जमीन के टुकड़े के रूप में देखते हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। उसे दशकों की मेहनत से बनाया गया था, हॉर्नबी विलार्ड नाम की एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के जरिए। सोचिए, जैसे कोई एक बड़ी पहेली के 7 टुकड़ों को जोड़ रहा हो। समुद्र को पीछे धकेलकर, दलदलों को भरकर इन द्वीपों को एक किया गया। यह प्रकृति के ऊपर इंसान की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत था। शहर तो जुड़ गया, लेकिन इसके विकास के लिए पैसा कहाँ से आया? जवाब 2 चीजों में है, कपास और अफीम। अमेरिकी गृह युद्ध की वजह से दुनिया में कपास की भारी कमी हो गई, जिसे बॉम्बे ने पूरा किया। और चीन के साथ अफीम का व्यापार, उसने तो जैसे दौलत की बारिश ही कर दी। शहर का लगभग 80% निर्यात इन्हीं 2 चीजों से होता था। इसी पैसे ने बॉम्बे को एक वर्ल्ड क्लास शहर बनाया। इस बेशुमार दौलत का असर शहर के हर कोने में दिखने लगा। 1853 में एशिया की पहली पैसेंजर ट्रेन यहीं बॉम्बे से ठाणे के लिए चली, जिसने शहर को इसके भीतरी इलाकों से जोड़ दिया। और 1875 में एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज यहां खुला, जिसने इसे भारत की आर्थिक राजधानी बनने की राह पर डाल दिया। शहर बन गया, पैसा बहने लगा,
लेकिन भारत की आज़ादी के बाद एक नई और बहुत ही भावुक लड़ाई शुरू हुई। ये लड़ाई व्यापार या ज़मीन के लिए नहीं, बल्कि पहचान के लिए थी। सवाल ये था कि आखिर ये शहर है किसका? ये लड़ाई दो गुटों के बीच थी। एक तरफ था संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, जिसका कहना था कि बॉम्बे मराठी संस्कृति और जमीन का एक अटूट हिस्सा है। दूसरी तरफ थे शहर के बड़े पारसी और गुजराती उद्योगपति, जिनकी दलील थी कि इस शहर को उन्होंने अपने पैसे और मेहनत से बनाया है और इसे एक कॉस्मोपॉलिटन शहर ही रहना चाहिए, जहां किसी एक समुदाय का दबदबा न हो। और सरकार का रुख तो एकदम सख्त था। बॉम्बे राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई का ये बयान समझिए आग में घी डालने जैसा था। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि एक सीधी चुनौती थी जिसने इस आंदोलन को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। जब सरकारी आयोग ने मांग ठुकरा दी तो बॉम्बे की सड़कें जंग का मैदान बन गई। 1956 के विरोध प्रदर्शनों में पुलिस की गोलियों से 80 से ज्यादा लोग मारे गए। ये अब सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, ये खून से सींचा गया एक संघर्ष बन चुका था। इन बलिदानों और बढ़ते दबाव के सामने आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना ही पड़ा। लड़ाई तो खत्म हुई, लेकिन इसने शहर की आत्मा पर कुछ ऐसी गहरी छाप छोड़ी जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। 1 मई 1960 का दिन ऐतिहासिक था। बॉम्बे राज्य को दो हिस्सों में बांटा गया, महाराष्ट्र और गुजरात। और सालों के लंबे संघर्ष के बाद बॉम्बे को आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र की राजधानी घोषित कर दिया गया। और फिर 1995 में इस बदलाव पर आखिरी मुहर लगी। शहर का नाम आधिकारिक तौर पर बॉम्बे से बदलकर मुंबई कर दिया गया, जो यहाँ की स्थानीय देवी मुंबा देवी के नाम पर है। यह शहर की मराठी पहचान का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि इस शहर को किसी एक ने नहीं बनाया। इसे पुर्तगालियों के दहेज ने शुरू किया, अंग्रेजों की स्ट्रैटेजी ने बड़ा किया, पारसी और गुजरातियों के पैसे ने इसे अमीर बनाया और लाखों मराठी मजदूरों के पसीने ने इसे खड़ा किया। सब ने मिलकर इसे बनाया है। तो सवाल ये नहीं है कि इसे किसने बनाया, बल्कि ये है कि इतनी सारी विरासतों के साथ ये शहर आज सच में है किसका? ये वो सवाल है जिसका जवाब मुंबई आज भी खुद में तलाश रहा है।